हेलो पेरेंट्स, 24 फेब की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 13 न्यूज आइटम्स है जो हमने पिकअप की है, इनको हम डिटेल में देखेंगे। पहली न्यूज आइटम है रिकॉर्ड ऑलिव रिडली नेस्टिंग बैफल्स वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स। तो ये ऑलिव रिडली टर्टल्स जो है इनका मास नेस्टिंग अभी इस साल फरवरी 2017 में पाया गया इन ऋषिकुलिया कोस्ट। तो ये ऑलिव रिडली टर्टल्स मास नेस्टिंग करते, तो ये 3.8 लाख ऑलिव रिडली टर्टल्स का मास नेस्टिंग यहाँ हो रहा है। मतलब ये फीमेल होते हैं जो नेस्ट करते हैं यहाँ पे, अपने एग्स ले करते हैं। तो ये लास्ट ईयर ऋषिकुलिया कोस्ट में बिल्कुल ही मास नेस्टिंग नहीं हुआ था। इस साल कैसे इतना ज्यादा मास नेस्टिंग हुआ, ये एक्चुअली क्वेश्चन है जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स कंसिडर करें कि रीजन क्या है। इसका रीजन स्पेकुलेटेड ये है कि सैलिनिटी जो होती है, जब सैलिनिटी लो होती है तब वो लोग मास नेस्टिंग करते हैं। पर फिर भी इसके ऊपर क्वेश्चन ये है कि ऑलिव रिडली टर्टल्स को पता कैसे चलता है, हाउ डू दे कम टू नो द सैलिनिटी। तो ये क्या सेंसिंग सुपर पावर्स है उनके, इसके ऊपर भी एक्सपर्ट स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो ओडिशा कोस्ट है ये लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट है ऑलिव रिडली टर्टल्स के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगली जो मेजर मास नेस्टिंग साइट है वो सेंट्रल अमेरिका में मेक्सिको और कोस्टारिका कोस्ट यहाँ पे है। तो यहाँ ओडिशा में बाकी भी है, गहिरमाता बीच है, वो मेजर मास नेस्टिंग साइट है ऑलिव रिडली टर्टल्स के लिए। तो यहाँ ऋषिकुलिया में इस साल हुआ है, पिछले साल नहीं था। तो रीजन ये दिया गया है कि ये ऋषिकुलिया एक्चुअली रिवर है जो ड्रेन आउट करती है इनटू बे ऑफ बंगाल। तो ये ऋषिकुलिया रुकरी कोस्ट बीच ही है ये। तो यहाँ पे जो मास नेस्टिंग हुआ है तो पिछले साल यहाँ पे नहीं हुआ था, तो ये इस साल इसलिए हुआ है कहा जाता है क्योंकि एक सैंड बार यहाँ इमर्ज हुआ है। तो सैंड बार एक डिपॉजिटरी फीचर है, तो डिपॉजिट जब रिवर्स करते हैं तो ये सैंड सा एक बार बन जाता है। तो सैंड बार एक मतलब बैरियर जैसे हो जाता है, जिसकी वजह से ऋषिकुलिया रिवर वाटर फ्रेश वाटर होता है और बे ऑफ बंगाल में सलाइन वाटर होगा। तो ये रिवर वाटर डायरेक्टली सलाइन वाटर के साथ मिक्स नहीं हो रहा है, तो वहां पे सैलिनिटी लो रहती है। तो सैलिनिटी लो ऑलिव रिडली टर्टल्स के लिए फेवरेबल होती है, क्योंकि लो सैलिनिटी में ही जो स्मॉल फिश इंसेक्ट्स वगैरह जो ये खाते हैं वो सर्वाइव कर सकती है। प्लस ऑल्सो लो सैलिनिटी होगी तो बीच पे सैंड में भी, तो इससे जो एक्शेल्स है वो भी करोड़ नहीं होगा, नहीं तो एक्शेल्स करोड़ हो सकते हैं। तो वो पॉइंट होता है यहाँ पे। तो ऑलिव रिडली टर्टल्स जो एग्स भी ले करते हैं तो वो बीच पे एक गड्ढा खोद के अराउंड 1.5 फीट का गड्ढा खोद के उसमें अपने एग्स ले करते हैं। तो वो अपने हाइंड फ्लिपर्स से खड्डा खोद के उनमें एग्स ले करते हैं, जो 45 to 65 डेज में हैच होके फिर हैचलिंग्स निकलते, जो फिर जाके ओशन वाटर में जाते हैं। तो ये काफी सारे एग्स ये हर एक फीमेल ले करती है, क्योंकि इनका सर्वाइवल रेट हैचलिंग्स का भी काफी कम होता है। एंड दे आर थ्रेटेंड नॉट जस्ट बाय प्रीडेटर्स, जो एनिमल्स इनको खाते हैं हैचलिंग्स को वो भी होते हैं, प्लस ऑल्सो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी ऑलिव रिडली टर्टल्स को थ्रेट होता है। इवन एडल्ट ऑलिव रिडली टर्टल्स भी थ्रेटन होते हैं बिकॉज ऑफ स्पेशली फिशिंग एक्टिविटीज। तो ये सारा है ऑलिव रिडली टर्टल्स। ये नाम भी इनको ये दिया गया क्योंकि ये जो इनके हार्ट शेप, राउंडेड हार्ट शेप ये जो है शेल ऊपर, तो ये ऑलिव कलर ग्रीनिश कलर का होता है, तो इसीलिए इनको ऑलिव रिडली टर्टल कहा जाता है। और इनका ये स्पेशल फीचर है कि मास नेस्टिंग करते हैं। तो ये मास नेस्टिंग जो है ये जनरली ये एक टाइम पे इतने सारे फीमेल्स बीच पे जाके साथ में एग्स ले करते, तो वो मास नेस्टिंग फीचर होता है, इसको अरिबडा कहते हैं। तो और एक है कैम्स रिडली टर्टल, इनका कजिन स्पीशीज माना जाता है, तो ये भी मास नेस्टिंग करते हैं। तो थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ फीमेल्स साथ में एग्स ले करेंगे, फिर उनके हैचलिंग साथ में आके जाएगी। तो ये है रिगार्डिंग दिस। कार्निवरस है, ये सब फिश, स्मॉल फिश, क्रैब्स वगैरह खाते हैं। ये वल्नरेबल कैटेगराइज्ड है अंडर IUCN रेड लिस्ट, सो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है, तो ये रेड लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो वेरियस स्पीशीज फ्लोरा एज वेल एज फौना मींस प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स का कंजर्वेशन स्टेटस क्या है वो ये डिफाइन करते हैं। तो ऑलिव रिडली टर्टल्स यहाँ पे वल्नरेबल है, तो मतलब वो वल्नरेबल होते हैं, फिर थ्रेटेंड होते हैं, फिर एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड फाइनली एक्सटिंक्ट होते हैं। तो ये वल्नरेबल है फिलहाल, तो वो है। लेकिन इंडिया में इसको एंडेंजर्ड माने जाते हैं ऑलिव रिडली टर्टल्स। एंड इवन इनका इंटरनेशनल ट्रेड बैंड है अंडर साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो इन वन वे इट इज ऑल्सो एन एंडेंजर्ड स्पीशीज टू। तो इंटरनेशनल ट्रेड बैंड है, इसकी मीट के लिए इसको पकड़ा भी जाता है कई बार, तो वो है। तो इंडिया में भी इसके लिए प्रोटेक्शन, जो ये मास नेस्टिंग सीजन होता है जब, तो यहाँ पे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन जो है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन इंडिया, यहाँ पे फेंसिंग ऑफ कर लेते हैं बीच का, ताकि ह्यूमंस को दूर रखा जाए और ये हैचलिंग्स इजीली सर्वाइव कर सके और ओशन में चले जाए।
तो ये सेफ पैसेज के लिए प्रोविजंस किए जाते हैं। मेजर कंसर्न इनका फिशिंग की वजह से आते हैं, क्योंकि फिश के जो ट्रॉल नेट्स, गिल नेट्स होते हैं उनमें ये फंस जाते हैं, उसकी वजह से ये फिश कई बार एडल्ट्स भी मर जाते हैं और हैचलिंग्स का अफेक्ट हो गए ही बाकी एक्टिविटीज से, फिशिंग एक्टिविटीज से। तो इसीलिए टोटल एक्सक्लूडेड डिवाइसेस मैंडेटरी है। ओडिशा गवर्नमेंट ने कहा है कि ये मैंडेटरी है कि जो नेट्स यूज करते हैं फिशरमैन वो ये डिवाइसेस लगाए, ताकि टर्टल्स अगर पकड़े भी जाए तो इजीली निकल सके। तो उसमें थोड़ा कैच भी जाएगा, बट वो मिनिमल अमाउंट होता है। मेजरली ऑलिव रिडली टर्टल्स अफेक्ट नहीं होंगे, वो एक मेन कंसर्न है। तो फिशिंग, मेटिंग सीजन के टाइम पे अनकंट्रोल्ड फिशिंग भी नहीं होना चाहिए, रेगुलेशन यहाँ पे लाना भी जरूरी है। और बीचेस पे वेरियस एक्टिविटीज जो होती है, पोर्ट्स होते हैं, टूरिस्ट एक्टिविटीज होती है, उसकी वजह से भी ये ऑलिव रिडली टर्टल्स को अफेक्ट होता है। दे आर थ्रेटेंड बाय दैट। फिर अगला न्यूज आइटम, ये जो है वो ओडिशा कोस्ट में बताया गया है। तो ये ऋषिकुलिया रिवर है, ये ऋषिकुलिया कोस्ट जो भी न्यूज में था, यहाँ पे मास नेस्टिंग हुआ है बीच पे। ये गहिरमाथा बीच है मेजर, ये सारे रीजन से यहाँ पे नेस्टिंग होता है। यहाँ मास नेस्टिंग साइट है, यहाँ पे स्पोरेडिक नेस्टिंग मतलब एंटायर कोस्ट पे होती है नेस्टिंग। ओडिशा के द लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट फॉर ऑलिव रिडली टर्टल्स इन द वर्ल्ड। अगला न्यूज आइटम है म्यांमार डेलीगेशन विजिट्स मिजोरम। तो म्यांमार जो ये एडजॉइनिंग कंट्री है, यहाँ के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, अराकान नेशनल पार्टी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये विजिट करेंगे मिजोरम इंडिया में टू स्टडी द फेडरल सिस्टम के सेंटर स्टेट रिलेशन, यहाँ कैसे सेंटर और स्टेट कैसे फंक्शन करते हैं। फेडरल सिस्टम मतलब सेंटर के पास भी पावर्स है और स्टेट्स के पास भी पावर है। यूनिटरी सिस्टम मतलब सब पावर सिर्फ सेंटर के पास है, सब यूनिट्स के पास पावर्स नहीं है। तो ये फेडरल सिस्टम यहाँ कैसे फंक्शन करता है, और ये स्पेशली मिजोरम जहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज है वो एडमिनिस्टर कैसे होती है। और मिजोरम में भी इंसर्जेंसी था, मतलब सेपरेटिस्ट ग्रुप्स फाइट कर रहे थे यहाँ पे, तो अब यहाँ पे पीस आ गया है। तो ये कैसे अचीव हुआ। खुद भी पहले जनता रूल के अंदर था, मिलिट्री रूल था, और अब डेमोक्रेसी लाया गया है। तो यहाँ पे वो अपने कंट्री को गवर्न करने के लिए यहाँ पे डेलीगेशन एक विजिट है। तो अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी आप देखोगे तो नागा इंसर्जेंसी तो काफी टाइम से है, तो मोस्ट प्रोमिनेंट इंसर्जेंट ग्रुप था जो यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था। इवन जो ये मिजोरम है, मिजोरम भी काफी इंसर्जेंसी थी यहाँ पे। तो ये इंसर्जेंसी एक्चुअली मिजोरम इज द ओनली स्टेट इन द कंट्री जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने बॉम्ब्स फेंके थे टू स्टॉप द इंसर्जेंसी एक्टिविटीज। इट वाज द ओनली टाइम कि इंडियन एयरफोर्स ने इंडियंस को इंडिया में ही बॉम्ब किया था। तो ये 1966 का केस था। मिजो नेशनल आर्मी करके ये सेपरेटिस्ट ग्रुप था यहाँ पे। तो इवेंचुअली उन्होंने पीस अकॉर्ड साइन किया और अब पीस है। तो 1986 से ये पीस अकॉर्ड इन फंक्शन है एंड देयर इज पीस, वो है। लेकिन बाकी स्टेट्स में अल्फा है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, तो असम, NSCN जो है नागालैंड का ग्रुपिंग जो बना है, NSCN IM ने तो इंडियन गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ पीस अकॉर्ड साइन किया है। पर जो दूसरा फैक्शन है NSCN का, NSCN के वो अभी भी है, इंसर्जेंसी है उनका अभी भी चालू है, वो आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सारे टेरर ऑर्गेनाइजेशन है सारे स्टेट्स में नॉर्थ ईस्ट में, बट मिजोरम इज स्टिल एन आइलैंड ऑफ पीस हियर। फिर अगला न्यूज आइटम है नॉट फॉर रोड वाइडनिंग इन सैंक्चुरी अपोज्ड। तो ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है जिन्होंने अप्रूवल दिया है, परमिशन दिया है रोड वाइडनिंग के लिए। ये नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। तो ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना शेयर करते हैं, नागार्जुना सागर श्रीशैलम, या 5 डिस्ट्रिक्ट्स कवर अप करती है, ये रीजन्स इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो ये दोनों स्टेट्स में पड़ता है और ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इन द कंट्री। तो यहाँ पे रोड वाइडनिंग होगा। और इवन ये जो गुंडला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे भी रोड वाइडनिंग किया जाएगा। तो यहाँ पे बफर जोन में, तो एक कोर एरिया होता है, एक बफर जोन होता है। तो कोर एरिया, बफर जोन एक्चुअली उससे काफी ज्यादा होता है। तो ये बफर जोन में रोड वाइडनिंग किया जा रहा है। तो ये श्रीशैलम में काफी रिजर्वायर्स है, टेम्पल्स है, तो ये पिलग्रिम्स विजिटर्स काफी यहाँ होते हैं, तो इसीलिए रोड वाइडनिंग किया जा रहा है। बट देन रोड वाइडनिंग से स्पीशीज यहाँ पे अफेक्ट होगी, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अफेक्ट होगा। इसीलिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि रोड वाइडनिंग क्यों किया जा रहा है। तो ये फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट भी हो जाता है कई बार इससे, रोड वाइडनिंग से। तो वो है। और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ हमने पहले भी डिस्कस किया है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ही एस्टैब्लिश की गई थी।
तो एडवाइजरी बॉडी है, स्टिल इट इज अपेक्स बॉडी, और वो रिव्यू करते सारे वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स जो प्रोजेक्ट अप्रूवल होते, जैसे ये भी है, तो वो नेशनल पार्क सेंचुरीज में ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ करते। फिर नागार्जुना सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व जो है लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया है, तो ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना शेयर करते हैं। श्रीसाइलम में रिजर्वायर्स टेम्पल्स है, तो यहाँ पे टूरिस्ट पिलग्रिम्स आते हैं। अगला न्यूज आइटम है फायर डिस्ट्रॉयज प्रेशियस फ्लोरा एंड फौना इन आदिलाबाद। तो ये आदिलाबाद और निर्मल डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना में, यहाँ पे फॉरेस्ट फायर की वजह से हंड्रेड्स ऑफ हेक्टर्स ऑफ जो फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, और ये 5 दिनों से फॉरेस्ट फायर चल रहा था, लेकिन आर्मी फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को पता ही नहीं चला। तो ऐसे फॉरेस्ट फायर होता है और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को इंडिकेशन भी इसका नहीं मिलता, तो दिस शोज द ह्यूज लैक्यूने इन टैकलिंग दिस ह्यूज डिजास्टर। तो फॉरेस्ट फायर के काफी केसेस हमने उत्तराखंड में काफी देखा था, इसके बारे में न्यूज में था, तो अब ये तेलंगाना में अभी ये इंसिडेंट हो रहा है और पता ही नहीं है फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को। तो टेम्परेचर्स इस टाइम पे काफी हाई होते हैं, तो इवन टेक्नोलॉजी हैज टू बी इन प्लेस टू मेक श्योर दैट इवन इंडिकेट किया जाए और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को अलर्ट किया जाए, बट नथिंग हैपेंड। आफ्टर 5 days इट वाज डिटेक्टेड। तो इसके रीजंस पॉसिबली बताए जा रहे हैं कि ये फॉरेस्ट में या बीड़ी लीफ कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो ड्राई लीव्स को फायर कर देते हैं, तो उससे हो सकता है, पर वो डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इवन फार्मर्स कहा जाता है कि वो अपने फील्ड्स को एक्सपांड करने के लिए फॉरेस्ट फायर लगाते हैं ताकि वो अपना फील्ड एक्सपांड कर सके। तो अभी ये स्पेक्यूलेशन है, क्लियरली रीजन नहीं पता, बट कॉन्सिक्वेंसेस तो है ही। तो इट रिजल्ट्स इन एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस टू, फॉरेस्ट लॉस्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, ह्यूज रिसोर्स लेफ्ट डिस्ट्रॉयड, तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी इसके हैं। तो फॉरेस्ट से जो टिम्बर, फूड, मेडिसिन वगैरह मिलेंगे वो भी लॉस हो जाता है। फिर अगला न्यूज आइटम है फ्लोरोसिस हॉन्ट्स नौपाड़ा एज गवर्नमेंट लुक्स द अदर वे। तो ये नौपाड़ा डिस्ट्रिक्ट है ओडिशा में, तो यहाँ पे 20 साल पहले पता चला था कि यहाँ पे फ्लोरोसिस का प्रॉब्लम है, यहाँ पे वाटर में फ्लोराइड कंटेंट काफी ज्यादा है। तो फ्लोराइड कंटेंट जो परमिसिबल लेवल है वो है 1.5 पार्ट्स पर मिलियन, पर नौपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये पूरा डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिकली अफेक्टेड है, तो ये रेंज करता है 0.14 पार्ट्स पर मिलियन भी है कहीं पे, और सबसे ज्यादा जो पाया जाता है तो 7.2 पार्ट्स पर मिलियन, 1.5 की जगह 7.2, तो इतना हाई फ्लोरोसिस कंटेंट ड्रिंकिंग वाटर में है। तो इससे फ्लोरोसिस हो जाता है, तो फ्लोरोसिस एडल्ट्स में स्केलेटल फ्लोरोसिस हो जाता है, जिससे बोन्स डिफॉर्म हो जाती है, तो स्ट्रेट नहीं कर सकते अपने बैक्स। और चिल्ड्रन जो होते हैं, चिल्ड्रन बिलो 15 इयर्स, इनमें डेंटल फ्लोरोसिस हो जाता है, तो ये मॉटलिंग ऑफ टीथ सड़ते हैं वो होता है। तो ये प्रॉब्लम जो है फ्लोरोसिस का, ये पता होने के बावजूद भी कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा, और जो एक्शन लिया गया वो भी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर से होता है, ये ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड कंटेंट हाई है। तो पाइप वाटर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए काफी सारे प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए गए, और जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट भी हुए वो फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है। तो पाइपलाइन वर्क करने के लिए, पंप करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और दूसरा जो है, काफी सारे पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए हैं, पर अब तक उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, और लोग यहाँ अब तक सफर कर रहे हैं। तो वो है ये नौपाड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में इन ओडिशा। तो 1985 से अब तक भी सिचुएशन इज ग्रिम। तो ये है फ्लोरोसिस, जो फ्लोराइड डिपोजिशन से होता है इन बॉडी, जो हमने देखा भी, स्केलेटल फ्लोरोसिस और डेंटल फ्लोरोसिस। अगला न्यूज आइटम है जीपीएस सीसीटीवी मस्ट इन स्कूल। सीबीएसई ने एफिलिएटेड से सारी स्कूल बसेस में स्पीड गवर्नर्स होने चाहिए, मतलब स्पीड लिमिट होनी चाहिए उनकी, 40 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा वो नहीं जानी चाहिए, तो ये स्पीड गवर्नर्स फिट करने चाहिए। दूसरा है जीपीएस सीसीटीवी अरेंजमेंट होने चाहिए सारी बसेस में। और तीसरा है ड्राइवर के पास एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, और उसके अलावा भी एक वुमेन गार्ड भी होना चाहिए हर बस में। फिर बसेस में फर्स्ट एड किट्स होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोविजन होना चाहिए वहां पे ड्रिंकिंग वाटर का, और कोई भी स्कूल बस में कर्टन्स या फिल्म्स नहीं होनी चाहिए उनके विंडोज पे। तो ये है प्रोविजंस। और उन्होंने कहा है कि अगर ये गाइडलाइंस का वायलेशन होगा तो डिसअफिलिएशन भी हो सकता है उस स्कूल का सीबीएसई बोर्ड से, और मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल, हेड ऑफ द स्कूल, उनको रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा अगर कोई लैप्स होगा तो ये स्टर्न एक्शंस लिए जा रहे, गाइडलाइंस दिए जा रहे, क्योंकि काफी स्कूल्स चिल्ड्रन के साथ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं दैट दीज स्टेप्स आर क्वाइट एसेंशियल। फिर अगला न्यूज आइटम है नागा अकॉर्ड इज स्टिल इन द वर्क्स।
तो ये नागा पीस टॉक्स जो हुए उनमें जो इंटरलोक्यूटर थे, तो गवर्नमेंट इंटरलोक्यूटर अपॉइंट करते जो मीडिएट करते और साथ में लाते, इवन जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है उनसे बात करते, गवर्नमेंट को के पॉइंट्स साथ में लाते और अकॉर्ड फाइनलाइज किया जाता है, पीस लाया जाता है। तो ये जो इंटरलोक्यूटर R.N. रवि जो नागा पीस टॉक्स में थे, उन्होंने कहा है कि नागा अकॉर्ड अभी भी उस पर काम चल रहा है। तो ये एक्चुअली नागा अकॉर्ड पीस अकॉर्ड साइन हुआ था इन अगस्त 2015। तो ये काफी पब्लिसाइज सेरेमनी हुई थी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रेसिडेंस में ये साइन हुआ था। तो जो NSCN-IM के लीडर है टी मूविया और मिस्टर रवि, साथ में इन्होंने साइन किया था ये इनके साथ में। तो ये पीस अकॉर्ड अभी कहा जा रहा है, ये इसके डिटेल्स कुछ भी सामने नहीं है। कहा जा रहा है कि ये सिर्फ छोटा सा एक डॉक्यूमेंट था, हाफ पेज और समथिंग, तो ये सिर्फ फ्रेमवर्क था, डिटेल्स अभी भी उनमें फाइनलाइज करना बाकी है। तो नागा अकॉर्ड अभी भी हम फ्रेम कर रहे हैं, फाइनलाइज कर रहे हैं, अब तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। अब ये नागालैंड का इशू ये है कि नागा पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ नागालैंड में नहीं है, ये एडजॉइनिंग स्टेट्स में भी है, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ काफी नागा पॉपुलेशन है। तो ये उनको भी अफेक्ट करेगा, इसीलिए वो चाहते हैं पता चले कि क्या फाइनल अग्रीमेंट हो रहा है। तो मणिपुर में जैसे इशू चल रहा है अभी, यूनाइटेड नागा काउंसिल ने इकोनॉमिक ब्लॉकेड लेकर आई है, और यूनाइटेड नागा काउंसिल इज अफिलिएटेड टू NSCN-IM, इसीलिए ट्राइलैटरल टॉक्स भी हुए कि स्टेट, सेंटर और UNC साथ में डिस्कस करे ताकि इकोनॉमिक ब्लॉकेड हट सके, जो नवंबर 2016 से चला आ रहा है। 1 नवंबर को ये अनाउंस हुआ था, इवन बिफोर डिमोनेटाइजेशन। तो यहाँ लोग सफर कर रहे हैं, एसेंशियल कमोडिटीज के लिए उनको दिक्कतें हो रही है। तो और मणिपुर अभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस भी यहाँ होने वाले हैं। तो वो ये हुआ इसीलिए था कि 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स अनाउंस हुई थी जिनमें नागा पॉपुलेशन भी है, तो वो अफेक्ट हो गए, इसीलिए यूनाइटेड नागा काउंसिल ने ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड लाया था। तो अभी वही है, तो नागा पॉपुलेशन पे क्या अफेक्ट होगा, ये स्टेट्स पे क्या अफेक्ट होगा, वो भी एक कंसर्न वो रेस कर रहे हैं। तो नागालैंड का जो डिमांड है, ग्रेटर नागालैंड का डिमांड, ये काफी पुराना डिमांड है। तो जो नागा नेशनल काउंसिल जो बनी थी, फिजो इनके प्रोमिनेंट लीडर थे तब, ये 1946 में, इवन बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस, ये बन चुकी थी बॉडी, और इन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लिया था। और नागालैंड इन्होंने इवन लंदन में जाके एक अपना डिसाइड किया कि नागालैंड एक सेपरेट कंट्री है, जैसे ग्रेटर नागालैंड, तो वो भी हुआ था। 1963 में नागालैंड एक सेपरेट स्टेट बनाया गया। तो इंसर्जेंसी के अगेंस्ट भी काफी स्टेप्स लिए गए, आफ्सपा लाया गया, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। फाइनली पीस अकॉर्ड साइन हुआ, पर देन अगेन NSCN नागा नेशनल काउंसिल गई तो NSCN-IM फॉर्म हुई, जिसके 2 फैक्शंस हुए, IM और K। तो NSCN-IM के साथ पीस सीजफायर अग्रीमेंट हुआ, K के साथ भी हुआ जो उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया, और अब जो हुआ है वो NSCN-IM के साथ एक पीस अकॉर्ड साइन हुआ है, और इसके डिटेल्स अभी वही कह रहे कि ये टॉक्स अब तक चल रहे, फाइनलाइज किए जाएंगे। तो ये उनका डिमांड है ग्रेटर नागालैंड। तो ग्रेटर नागालैंड में काफी अलग पार्ट्स भी आते हैं, म्यांमार जो सेपरेट कंट्री है उसके भी पार्ट्स यहाँ पे वो चाहते कि ये नागालैंड हो, ये ग्रेटर नागालैंड हो। तो ये नागा पॉपुलेशन यहाँ पे है और हिस्टोरिकल डोमेन उनका ये था नागास का, तो वो ये चाहते ग्रेटर नागालैंड बने। तो ऑफकोर्स ये अभी सेपरेटिस्ट डिमांड तो नहीं होगी, तो सेपरेट अगर स्टेट का ऐसे डिमांड है तो ऑफकोर्स इनके सोवरेन स्टेट्स के रीजन्स पे अफेक्ट हो रहा है, तो वो कैसे रिजॉल्व होगा, ये सारे कंसर्न्स है। क्योंकि उनके वो फाइट करते इवन फॉर नागा पॉपुलेशन इन अदर स्टेट्स, तो वो सिर्फ नागालैंड के अंदर ही पॉइंट्स नहीं है, इट विल अफेक्ट अदर स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो। फिर अगला न्यूज आइटम है, इंडिया इजराइल टू डेवलप मिसाइल फॉर आर्मी। तो ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद हेड करते हैं, इन्होंने अभी अप्रूव किया है ये डील जो इंडिया इजराइल के बीच में होगा, ये है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स। तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो है ये नेवी और एयरफोर्स के लिए ऑलरेडी SAM कहती है, सरफेस टू एयर मिसाइल। तो ये SAM सिस्टम्स के वेरिएंट्स ऑलरेडी नेवी और एयरफोर्स के लिए जॉइंटली डेवलप किए जा रहे हैं विद इजरायली हेल्प। अब ये जॉइंटली डेवलप किए जाएंगे फॉर द आर्मी एज वेल। सो ये 17,000 करोड़ का डील है। तो ये जो बराक सिस्टम ऑफ मिसाइल से इजराइल से जो प्रोक्योर किया गया था पहले, उनके ऊपर ही बेस्ड है। और ये जो डील भी होगा इसमें इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा, 80% इंडिजीनियस कंटेंट होगा। तो ये जो मिसाइल्स है 50 to 70 किलोमीटर की रेंज के, ये मिसाइल्स अराउंड 200 मिसाइल्स प्रोक्योर किए जाएंगे ये। तो ये डील अप्रूव हुई है। तो ये DRDO और इजराइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ये एग्जीक्यूट करेंगे दोनों मिलकर। तो ये है। और दूसरा एक डील जो है वो है फॉर फैल्कन
अवैक्स इज एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। तो ये एक्चुअली रडार्स होते हैं। तो ये इजरायली फैल्कन जो रडार है, ये हमने पहले भी 3 प्रोक्योर किए, अब 2 और प्रोक्योर किए जाएंगे। तो ये अप्रूव किया गया है। तो इनको माउंट किया जाता है ऑन द रशियन IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। तो पहले वाले भी इन पे माउंटेड है, और रशिया ने ये भी कहा है कि अभी 2 और एक्चुअली IL-76 एयरक्राफ्ट इंडिया ने अवैक्स के लिए कन्वर्ट करने के लिए ऑर्डर की है। तो ये उनसे फैल्कन भी इजराइल से लेंगे और इन पे माउंट करें। तो जो रडार्स होते हैं, स्टेशनरी रडार्स होते हैं, तो वो डिटेक्ट होते हैं तो डिस्ट्रॉय किए जाते हैं बाय दी एनिमीज। तो अगर ये ऑन द एयरक्राफ्ट होते हैं तो कैन मूव अबाउट एंड दे आर हैविंग मच मोर फ्लेक्सिबिलिटी, मैन्यूवरेबिलिटी। तो ये काफी बेनिफिशियल होते हैं। तो इसीलिए अवैक्स सिस्टम हम ये रशियन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पे ये माउंट कर रहे हैं। तो ये भी अप्रूव किया गया, ये परचेज भी। तो इंडिया इजराइल रिलेशंस काफी स्ट्रांग हो रहे हैं, डिफेंस रिलेशंस भी। एट वन पॉइंट इजराइल वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट मेजर डिफेंस पार्टनर ऑफ इंडिया। तो रशिया को भी उसने रिप्लेस कर दिया। तो 1992 से ही डिप्लोमेटिक रिलेशंस इनिशिएट किए गए इजराइल के साथ इंडिया के, और अब ये डिफेंस डील्स काफी सारी हमने इनके साथ साइन की है। ये वही दिया गया है ऑफ दिस सरफेस टू एयर मिसाइल्स के लिए। फिर ये है अवैक्स के लिए, फैल्कन के लिए, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के लिए भी हमने डील साइन की है। स्पाई ड्रोन्स लिया इनसे, और एरोस्टैट रडार्स भी हमने इजराइल से लिए। फिर अगला न्यूज आइटम है यूनिवर्सिटीज टू कम्पीट विद IITs IIMs इन रैंकिंग। तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIRF। तो ये लास्ट ईयर HRD मिनिस्ट्री ने लाया था। तो ये फर्स्ट टाइम अब रैंकिंग इनका होगा साथ में। तो पहले रैंकिंग जो हुआ था, ये फर्स्ट टाइम जो 2016 में रैंकिंग हुआ था, तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस का अलग, बिजनेस स्कूल्स का अलग, यूनिवर्सिटीज का अलग कैटेगरीज थी। अब ये सबको एक साथ रैंक किया जाएगा। तो ये अनाउंस हुआ है, मतलब IITs IIMs सब एक साथ रैंक की जाएगी। तो 5 पैरामीटर्स पे रैंकिंग होगी। तो यहाँ है टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम कि उनको कैसे जॉब्स क्या मिलते हैं, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, और परसेप्शन। तो इस पे उनके ये कैटेगरीज है, सब पैरामीटर्स है, उन पे इनको रैंक किया जाएगा। तो उसमें सब कैटेगराइजेशन भी होगा। जब ये सिंगल रैंकिंग आएगी तो उसमें कंपैरिजंस करने के लिए वो यूजफुल होगी। लास्ट ईयर के रैंकिंग में IIT मद्रास टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज थी, IIM बेंगलुरु टॉप मैनेजमेंट स्कूल थी, बिजनेस स्कूल थी। तो ये लास्ट ईयर के रैंकिंग है। यूनिवर्सिटीज भी थी ये टॉप यूनिवर्सिटीज, JNU, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये है जो 5 पैरामीटर्स और सब पैरामीटर्स यहाँ पे दिए गए। अगला न्यूज आइटम है US स्क्रैप्स प्रोटेक्शन फॉर ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स। तो ये US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में जो एक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का एक लॉ था, जो फेडरल लॉ था, उसको स्क्रैप किया जा रहा है। तो ये फेडरल लॉ ये था कि स्कूल्स में सेक्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इट्स बैनिंग सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, कि गर्ल्स है कि बॉयज है, मेल्स है, फीमेल्स है। तो मतलब कि जो भी स्टूडेंट है वो कोई भी पब्लिक टॉयलेट यूज कर सकता है, कोई भी बाथरूम यूज कर सकते हैं, कोई भी लॉकर रूम यूज कर सकते हैं, वॉट एवर जेंडर दे वांट। मतलब वो जो अपनी आइडेंटिटी वो समझते, अपनी जेंडर आइडेंटिटी, उसका वो बाथरूम या लॉकर रूम यूज कर सकते हैं। मतलब इफ अ बॉय he feels like a girl and he behaves like a girl, तो वो गर्ल बाथरूम लॉकर रूम यूज कर सकते। तो नो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन। तो ये था फॉर ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोटेक्शन लाया गया था। तो अब ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको स्क्रैप कर दिया। तो अब स्कूल्स खुद डिसाइड करेगी, स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स खुद डिसाइड करेंगे कि क्या वो एक्सेस करने देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं। तो ये कंजर्वेटिव लॉ है। तो कंजर्वेटिव व्यू पॉइंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पहले ही बताया था कि ही इज नॉट फॉर द राइट्स ऑफ LGBTs, lesbians, gays, bisexuals and transgenders. अगला न्यूज आइटम है why 20 million people are on brink of famine। तो ये UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरेस ने ये क्वेश्चन रेज किया है कि वर्ल्ड में ज्यादा फूड है, एक्सेस फूड है, फिर भी 20 मिलियन पीपल फैमिन से सफर करने वाले, मतलब ऑन द ब्रिंक ऑफ फैमिन है। उसमें से 1.4 मिलियन तो चिल्ड्रन है जिनको डेथ की भी रिस्क है उनको, और अगर वो सर्वाइव भी कर लेंगे तो वो डेवलपमेंटल डिफॉर्मेशंस उनके होंगे। तो वो है। तो 4 स्पेसिफिक रीजन्स को हाईलाइट किया गया। एक है नॉर्दर्न नाइजीरिया, सोमालिया, येमेन और साउथ सुडान। तो यूनाइटेड नेशंस ने रिसेंटली फैमिन डिक्लेयर भी किया है थोड़े रीजन साउथ सुडान में। तो ये फैमिन सोमालिया में भी डिक्लेयर हो चुका है इन जुलाई 2011। तो तभी भी काफी सारे लोग मर गए थे, 2,60,000 पीपल तब उनकी डेथ हो गई थी।
तो यहाँ ईच कंट्री, ये जो 4 रीजन यहाँ पे मेंशन किए गए कंट्रीज, यहाँ पे फैमिन रिस्क भी है और ये वॉर पे भी है, सिविल वॉर चल रहा है या कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, इसीलिए प्रॉब्लम्स ज्यादा हो जाती है। और फैमिन यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर करते हैं तो 3 क्राइटेरिया जब सेटिस्फाई होते तब ये डिक्लेयर किया जाता है फैमिन। मतलब ये 3 क्राइटेरियाज है। व्हेन 1 in 5 हाउस होल्ड, मतलब 5 घरों में से एक घर में एक्सट्रीम फूड शॉर्टेज है, 30% से ज्यादा पॉपुलेशन अक्यूटली माल नरिश्ड है, एटलीस्ट 10,000 में से 2 लोगों की डेथ हो रही है एवरी डे बिकॉज ऑफ दिस मालन्यूट्रिशन। तो ये पॉइंट्स होते हैं जब ये फैमिन डिक्लेयर किया जाता है। और एंटोनियो गुटेरेस अब कह रहे हैं कि ये जो फैमिन अभी है, रिस्क ऑफ फैमिन, ये क्राइसिस इसीलिए है क्योंकि एक तो पैसा नहीं है, देयर इज नॉट इनफ मनी। तो यूनाइटेड नेशंस को $5.6 बिलियन चाहिए ये फुलफिल करने के लिए फैमिन, ये जो रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे फूड की, पर अभी उनके पास सिर्फ 2% ऑफ दैट मनी है। और दूसरा है कि ये जो रीजन्स है, 4 कंट्रीज है जहाँ पे फैमिन का थ्रेट है, इनमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर चल रही है, सिविल वॉर चल रही है, जिसकी वजह से एड वर्कर्स को भी ब्लॉक किया जाता है, वो रिलीफ डिलीवर भी नहीं कर पाते। तो ये भी उन्होंने हाईलाइट किया है। तो ये जो 4 कंट्रीज है, एक तो है सोमालिया अफ्रीका में, तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कंट्री, यहाँ पे अल शबाब टेररिस्ट ग्रुप है। तो यहाँ सिविल वॉर पहले ही, जैसे हमने डिस्कस किया, फैमिन ऑलरेडी 2011 में डिक्लेयर किया गया था और अभी भी ऑलरेडी 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर से ड्रॉट है। तो यहाँ पे भी सिचुएशन ग्रिम है। साउथ सुडान, यहाँ पे 1 लाख लोग अफेक्टेड है फैमिन से। ऑलरेडी फैमिन हमने देखा, अभी रिसेंटली यहाँ पे पार्ट्स में फैमिन डिक्लेयर किया गया बाय यूनाइटेड नेशंस। यहाँ पे भी सिविल वॉर चल रहा है। इट्स द लेटेस्ट कंट्री फॉर्म, अ पुअर इम्पोवरिश्ड कंट्री। सूडान से सेपरेट होके साउथ सूडान बना, तो यहाँ पे पॉवर्टी लेवल्स भी हाई है और कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। इवन सेपरेटिस्ट ग्रुप्स यहाँ पे अभी भी ग्रुप्स है जो गवर्नमेंट जो पावर में है साउथ सूडान में, उनके अगेंस्ट वर्क कर रही है। तो वो लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट करप्ट है, इनएफिशिएंट है और उनको वो हटाना चाहते हैं। और सूडान, साउथ सूडान के बीच में भी अभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स कंटिन्यूड है। तीसरी है नाइजीरिया, अफ्रीका में अगेन। तो ये तीनों अफ्रीका में, येमेन इज इन वेस्ट एशिया। तो नाइजीरिया में यहाँ पे बोको हराम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो नॉर्दर्न नाइजीरिया यहाँ पे मेजरली अफेक्टेड है। ये बोको हराम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने जिबोक नाइजीरिया में यहाँ पे स्कूल गर्ल्स को अबडक्ट किया था, वो मेजर एक टेररिस्ट ऑपरेशन था और उनका रिलीज के लिए काफी वर्ल्ड वाइड इनिशिएटिव्स लिए गए, डिमांड्स किए गए, बट देन वही है, थोड़ों को उन्होंने रिलीज भी किया, थोड़े एस्केप भी कर गए। तो ये एक मेजर इंसिडेंट था फ्यू इयर्स बैक। तो यहाँ पे ये बोको हराम का इतना थ्रेट है कि यहाँ पे एड वर्कर्स इवन वेरीफाई भी नहीं कर पा रहे कि लेवल्स ऑफ हंगर क्या है, तो रिलीफ डिलीवर करना तो दूर की बात है। तो यहाँ पे बहुत सिचुएशन ग्रीन है नॉर्दर्न नाइजीरिया में। और फाइनली येमेन पे यहाँ पे सऊदी अरेबिया का जो कोलिशन है, इवन यूएस उनको बैक करते हैं, ये लोग फाइट कर रहे हैं विद द हौथी रिबेल्स इन येमेन। यहाँ पे वही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इसकी वजह से पीपल अफेक्ट होते हैं। यहाँ पे भी फैमिन लाइक सिचुएशन हो गया है। तो ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, यहाँ पे सोमालिया, फिर ये है साउथ सूडान यहाँ पे सूडान के नीचे, फिर ये है नॉर्दर्न नाइजीरिया, तो नाइजीरिया का लोकेशन यहाँ है अफ्रीका में, और ये है येमेन। येमेन इस यहाँ पे ये सोमालिया है जैसे ये, तो ये वेस्ट एशिया में येमेन, तो सऊदी अरेबिया यहीं पर है यहाँ पे। तो ये है। अगला न्यूज आइटम है चाइना अवेयर ऑफ पेट्रोल इन साउथ चाइना सी। तो ये यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर वेसल है, शिप है, जो यहाँ पे पेट्रोल कर रही है इन साउथ चाइना सी। तो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमको पता है, वी आर अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर। तो कह रहे कि हम रिस्पेक्ट करते हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन फॉर ऑल कंट्रीज इन द वाटर्स हियर। तो ये उन्होंने स्टैंड लिया कि हमको पता है और हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअली साउथ चाइना सी ऑलमोस्ट कंप्लीटली चाइना क्लेम करते हैं, वो हम देखेंगे नीचे। और यूएस का रिस्पॉन्स भी यही है कि वो कह रहे हैं कि ये रूटीन ऑपरेशन है साउथ चाइना सी में, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये है साउथ चाइना सी। तो यहाँ पे ये जो लाइन है 9 लाइन कही जाती है, ये पूरा चाइना क्लेम करती है, ये पूरा रीजन विद इन इट, ये पूरा उनका है। और जो बाकी कंट्रीज है वो यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, तो 200 नॉटिकल माइल्स शोर से वो क्लेम करते हैं कि हमारा ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, ये है।
तो 200 नॉटिकल माइल्स हर एक का आता है, तो ये एक्चुअली चाइना के उससे ओवरलैप करता है। तो यहाँ पे जो रीजन है स्कार्बोलो शोल, पैरासल आइलैंड्स, पाटली आइलैंड्स, ये सारे चाइना क्लेम करती है। तो ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट भी है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑयल रिसोर्सेज भी स्पेक्यूलेटेड है, ह्यूज रिजर्व्स ऑफ रिसोर्सेज है, तो इसके लिए भी चाइना चाहती है कि यहाँ पे उनका डोमिनेंस हो और वो ये पूरा रीजन क्लेम करे। वो आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बना रही है यहाँ पे स्पार्टली में, तो ये आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाने के रीफ्स है यहाँ पे, तो उनको आर्टिफिशियल आइलैंड्स में कन्वर्ट कर रही है, तो उससे वो अपने आप यहाँ पे प्रेजेंस क्लेम कर पाएगी। तो वो उनके प्लान है, एंड इसीलिए ये इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट भी है, और यूएस का सपोर्ट ये बाकी कंट्रीज चाहती है, और यूएस यहाँ पे प्रेजेंस, बिकॉज चाइना जनरली रेजेस हिज वॉइस, बट प्रेजेंटली उन्होंने कंस्ट्रेंड रिस्पॉन्स दिखाया, उन्होंने कहा वी रिस्पेक्ट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑफ द सी। तो ये है, ये सारे कंट्रीज के क्लेम्स बताए गए। तो वियतनाम का जैसे क्लेम है, तो ये पैरासल आइलैंड्स, पाटली आइलैंड्स, ये उनके क्लेम में आता है। चाइनीज क्लेम तो पूरा ये रेड लाइन है। ताइवान जो है ये चाइनीज ताइपाई, वो भी पाटली आइलैंड्स क्लेम करते हैं। फिलीपींस का ईजेड का क्लेम यहाँ तक जाता है। फिर ये है ब्रूनी का क्लेम है, मलेशियन क्लेम है, तो ये दिखाया गया है यहाँ पे ईजेड। और ये 9 डैश लाइन है चाइना की, और ये यहाँ पे जो रीफ्स चाइना इज बिल्डिंग इनटू आर्टिफिशियल आइलैंड्स, तो ये पाटली आइलैंड्स में यहाँ पे है। फिर अगला न्यूज आइटम है लास्ट वन, लीगली वेटेड पैक्ट ऑन सर्विसेज टेबल्ड एट WTO। तो ये इंडिया ने, हमने पहले भी डिस्कस किया था जब WTO चीफ इंडिया में विजिट पे थे, कि इंडिया एक ट्रेड फैसिलिटेशन इन सर्विसेज अग्रीमेंट फॉर्मुलेट करके ऑफिशियली WTO को सबमिट करेगी। तो वो इंडिया ने अभी किया, दे हैव सबमिटेड दिस अग्रीमेंट। तो ये अग्रीमेंट पहले WTO बॉडीज देखेगी, एंड देन इट विल बी गिवन टू ऑल इंडिविजुअल WTO मेंबर्स। तो वो उनको डिस्कस करेंगे, अप्रूव करेंगे, तो ये अग्रीमेंट फिर साइन हो जाएगा, तो ये इन इफेक्ट भी आ सकता है। तो ये ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट इन गुड्स के लाइन पे है, ये इंडिया क्लेम करती है। तो TFA जो था, ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट इन गुड्स, ये 2004 में WTO मेंबर्स ने अडॉप्ट किया था, और ये इनफोर्स आया है इन February 2017, अभी रिसेंटली। तो ये अग्रीमेंट जो है, ये भी कहा जाता है कि ये सिर्फ फैसिलिटेशन के लिए, ये मेकिंग मार्केट एक्सेस इफेक्टिव, मतलब मार्केट एक्सेस ऑलरेडी है, मतलब WTO के अंदर है, कैसे टैरिफ्स रिड्यूस करो, मार्केट एक्सेस और दो। तो कह रहे कि मार्केट एक्सेस है, लेकिन उसको इफेक्टिव बना रहे हम, तो नया इशू कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं डिमांड कर रहे, इसीलिए ये साइन हुआ। क्योंकि जो ओल्डर इश्यूज है WTO पे, वो अब तक रिजॉल्व नहीं हुए, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा जो कहते हैं, तो इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज ने भी कहा कि जब तक हमारे इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते, कोई नया इशू लिया नहीं जाएगा। तो इसीलिए ये भी इसीलिए रेटिफाई हुआ, और ये इनफेक्ट आया है TFA इन गुड्स, क्योंकि कहा जाता है ये न्यू इशू नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ट्रेड तो होता है, पर कस्टम जो होते हैं, कस्टम्स पे इतनी क्यूमरसम प्रोसेस होता है इन डेवलपिंग कंट्रीज कि ट्रेड फैसिलिटेट नहीं होता है। तो अगर कस्टम्स को रैशनलाइज किया जाए, स्ट्रीमलाइन किया जाए, तो ये ट्रेड फैसिलिटेशन होगा। तो इसीलिए ये अग्रीमेंट साइन किया गया। तो इसी ये है, तो वैसे ही हम भी आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो हम अब ट्रेड फैसिलिटेशन इन सर्विसेज अग्रीमेंट पुश कर रहे, तो ये भी कोई नया इशू नहीं है। दिस इज ऑल्सो फॉर ग्रेटर, फॉर मीनिंगफुल मार्केट एक्सेस, मतलब सर्विसेज तो अलाउड है, पर ट्रेड फैसिलिटेशन ये सर्विसेज में कैसे चाहिए, ट्रेड फैसिलिटेट कैसे होगा कि शॉर्ट टर्म वर्क के लिए जो स्किल्ड वर्कर्स है, वो अक्रॉस बॉर्डर मूव कर सकते हैं इजीली, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लाया जाए। जो सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस होते हैं, तो वो वो ट्रांसफरेबल हो, मतलब कोई शॉर्ट टर्म वर्क के लिए फॉरेन कंट्री में वर्क कर रहा है, तो वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी डिडक्शंस हो गए पेंशन वगैरह के लिए, तो वो डिडक्शंस अब वो फिर वो छोड़ देंगे, वो कंट्री होम कंट्री में फिर से आ जाएंगे, तो वो क्या होगा उसका, तो ये ट्रांसफरेबल होना चाहिए। तो ये भी एक प्रोविजन है TFS में। तो यही है मेजर प्रोविजंस, पोर्टेबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस, सिंगल विंडो मैकेनिज्म फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रूवल्स, क्रॉस बॉर्डर इंश्योरेंस कवरेज, बूस्ट मेडिकल टूरिज्म। तो ये सारे प्रोविजंस है कि मतलब सर्विसेज के लिए भी जो है, टूरिज्म सर्विसेज है, मेडिकल सर्विसेज है, तो वो स्ट्रीमलाइन की जा सके, फैसिलिटेट की जा सके। तो ये अग्रीमेंट हम पुश कर रहे हैं। तो अब देखेंगे इस पे आगे क्या स्टेप्स लिए जाएंगे। तो ट्रेड फैसिलिटेशन इन गुड्स ये सारी कंट्रीज WTO मेंबर्स ने अडॉप्ट किया है 2014 में, इसलिए ये अभी इनफेक्ट हो गई। तो दिस स्ट्रीमलाइन, सिंप्लीफाइज एंड स्टैंडर्डाइजेस कस्टम प्रोसीजर्स, तो इससे ट्रेड कॉस्ट कट होते हैं और ट्रेड फैसिलिटेट होता है। तो यही है आज के न्यूज आइटम्स। थैंक यू।